नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 22 नवंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति श्रृंखला शुरू कर रही है कि आप लोग अपनी तैयारी को कैसे करें। इसमें इन सारी बातों की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, यह जो रणनीति श्रृंखला होगी यह विषयवार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो इसे आप लोग जरूर देखेंगे। इसी तरह से अन्य सभी विषयों पर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की रणनीति श्रृंखला जारी की जाएगी, तो इसे आप लोग जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोस्तों इसके बारे में तो सुना होगा। आर्टिकल 324 में भारत का एक चुनाव आयोग होगा जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इतने समय के लिए यह नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित यह जो कथन है इन पर थोड़ा सा आपको विचार करना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में विवादित मामले पर अंतिम निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इन तीनों में देखा जाए तो जो अन्य आयुक्त हैं उनको भी समान अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में अगर 2 लोग एक तरफ होते हैं तो वही निर्णय माना जाता है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह तो एकदम सही है। दूसरा इसमें पार्ट दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यही कारण है कि यह कथन असत्य हो जाता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। तीसरा कथन है संविधान द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति से विवर्जित किया गया है। तो दोस्तों, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि ऐसा कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में कितने इसमें कथन गलत हैं? तो यह तीनों कथन यानी सभी तीनों कथन गलत हैं। तो अतः आंसर सी होगा। इससे संबंधित देखिए पीआईबी में खबर आई हुई है कि श्री अरुण गोयल टेक्स ओवर एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बने हैं। तो यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अन्य आयुक्तों के साथ सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। और दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 324 में एक चुनाव आयोग होगा और इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल के कार्यालय में निष्पक्ष चुनाव करने का कार्य भी सौंपा जाता है, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जूनोटिक रोग है? तो यहां पर बात की जा रही है जूनोटिक रोग की। तो जूनोटिक रोग क्या होता है? यानी ऐसा रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं, उन्हें हम जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहते हैं। तो जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है, जैसे एचआईवी एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू। और दोस्तों, इन जूनोटिक रोगों में अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश देश इबोला तथा अन्य पशुजनित महामारियों से जूझ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बड़े पैमाने पर दुनिया के वर्षा वनों के साथ साथ दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या भी विद्यमान है, जिसके चलते पशुओं, वन्य जीवन एवं मनुष्यों में संपर्क के कारण संक्रमण के मामले बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जूनोटिक रोग हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्वाइन फ्लू, सल्मोनेलोसिस, ब्रूसिलोसिस,
अफ्रीकी स्वाइन फीवर और येलो फीवर यानी 1, 2, 3 और 5 यह तो जूनोटिक बीमारियां हैं, जबकि अफ्रीकी स्वाइन फीवर यह जूनोटिक बीमारी नहीं है। दोस्तों, अफ्रीकी स्वाइन फीवर की अगर बात की जाए, यह पहली बार 1920 में के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। और दोस्तों, अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। यह एस्पेरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। और दोस्तों, इस रोग में पशुओं की केवल उत्पादकता ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि इससे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें सुअर को तेज बुखार, लड़खड़ा कर चलना, सफेद सुअर के शरीर पर नीले चकत्ते होना, सुस्ती, खाना पीना छोड़ देना, यह सभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लक्षणों में शामिल है। फार्म वाले सुअर इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जंगली सुअर या देसी सुअर की प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है। पशुओं में यह बीमारी संक्रमण घरेलू या जंगली सुअरों के संक्रमण से सामने आता है। इसके साथ ही यह बीमारी अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट व कचरे आदि से भी फैलता है। इसके अलावा ये वायरस सुअर के मांस, सलाइवा, खून और टीशू से भी फैलता है। इस बीमारी में संक्रमित पशुओं के हताहत होने की दर 100% यानी 100% है। वैसे तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर और सामान्य स्वाइन फीवर के लक्षण एक ही जैसे होते हैं, लेकिन यह स्वाइन फीवर से अलग है। राहत की बात यह है कि बीमारी कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। तो इसी से संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल के इदुक्की शहर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर आ गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पीएम किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। यह 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना है और यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। दूसरा कथन है, यह योजना 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, यह उच्च आर्थिक स्थिति की कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है और अन्य सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। तीसरा कथन है, लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से 6,000 रुपए प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, लेकिन इसमें 3 किस्तें होती हैं 2-2 हजार की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मुश्त यह नहीं दिया जाता। तो कथन 2 और 3 असत्य हैं, यानी इसमें क्या होगा, केवल 2 कथन, यानी उत्तर बी हो गया। केवल एक कथन सही है, तो वह है पहला कथन। तो ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है कि कितने गलत हैं, तो 2 कथन गलत हैं, दूसरा और तीसरा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है, पीएम किसान एक गेम चेंजर डीबीटी स्कीम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह योजना पीएम किसान योजना भूमिधारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है और इसमें जो है 2-2 हजार की किस्त किसानों को दी जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दिए गए कथनों में से कौन सा कुल प्रजनन दर का सटीक वर्णन करता है? दिया गया है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में किसी जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा है, यह प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है। यह एकदम सटीक वर्णन प्रस्तुत करता है प्रजनन दर का। तो अतः उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट, यानी चीन में जनसंख्या घट रही है और भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें चीन और भारत की जो आबादी का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 3 चार्टों के माध्यम से, तो चीन, भारत की आबादी, चीन की पूरी तरह से जनसंख्या में गिरावट दर्ज हो रही है चीन में। तो घटते उम्र दराज कार्यबल से इसका जो संकट है, भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का एक अवसर हो सकता है। यानी वहां पर जनसंख्या घटेगी, बुजुर्गों की संख्या अधिक बढ़ेगी और भारत में कार्यशील संख्या
ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में भारत के लिए अच्छा अवसर हो सकता है। तो इन तीनों चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑल इंडिया रूरल और अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1992-93 में क्या स्थिति थी और 2019 और 21 में क्या स्थिति है। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया का है तो 2 दिखा रहा है, रूरल का यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है और अर्बन में 1.6 है। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं अधिक हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे चार्ट में देखते हैं तो शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 20 टू 59 ईयर यानी 20 से 59 वर्ष में अगर देखते हैं तो 1950 से लेकर के 2050 तक की बात की जाए तो चाइना का देख रहे हैं ना गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है। और तीसरे चार्ट में आप देख सकते हैं परसेंटेज शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 93-94 में 64% से अधिक योगदान कृषि का था, लेकिन आज देख रहे हैं यह घट रहा है। तो यह एक चुनौती है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फर्टिलिटी रेट है वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए रोजगार सृजन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी कृषि क्षेत्र का घटना यानी सार्वजनिक क्षेत्रों का बढ़ना, तो यह देख सकते हैं कि चीन में लगातार, इसीलिए चीन ने अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी 1:1 उसे भी वह खत्म करके वह भी भारत की पॉपुलेशन नीति के आधार पर चल रही है, हम दो हमारे दो के, चूंकि आने वाले दिन में वहां पर जनसंख्या असंतुलन हो सकता है। हालांकि इसका लाभ हमारे देश को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं 2017 में आए हुए प्रश्न की ओर। भारत में यदि कछुआ की एक प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है सीधे सीधे कि इसे बाघ के समान संरक्षण प्राप्त है, अतः उत्तर ए होगा। तो दोस्तों वन्य जीव अधिनियम 1972 में अगर हम बात करें तो इसमें जानवरों, पक्षियों और पौधों की एक सूचीबद्ध प्रजाति को संरक्षण प्रदान करता है और देश के भीतर पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के जाल की स्थापना के लिए यह समर्पित है। इस अधिनियम में वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, वन्य जीव वार्डन के गठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने और आदि के लिए प्रावधान है। दोस्तों अनुसूची 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत इसमें इस अनुसूची में विलुप्त प्राय प्रजातियां आती हैं और इन प्रजातियों को गहन संरक्षण की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इस अनुसूची के तहत प्रजातियों पर कानून के उल्लंघन के लिए बहुत ही कठोर दंड है और इस अनुसूची के तहत प्रजातियां मानव जीवन के खतरे को छोड़कर पूरे भारत में शिकार करने के लिए निषिद्ध है और इस सूची में प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है और इन जानवरों को व्यापार निषिद्ध भी है। जैसे उदाहरण के लिए बाघ, काला हिरन, चीता, तेंदुआ, धनेश, डॉल्फिन और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको संरक्षण 1 के अंतर्गत डाला। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। ग्रेट निकोबार का विकास। तो ग्रेट निकोबार जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसका जो उत्तरी भाग है अंडमान और दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार कहलाता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास परियोजना के लिए पर्यावरण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस योजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो इसमें प्रस्ताव यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल और एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक बिजली संयंत्र सहित एक ग्रीनफील्ड शहर का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों इसके तहत अगर देखें तो सरकार इस द्वीप को विकसित करने के लिए क्यों इच्छुक है, तो इसके आर्थिक कारण हैं, इसके रणनीतिक यानी सामरिक कारण हैं। चूंकि सरकार का बड़ा लक्ष्य आर्थिक और सामरिक कारणों से द्वीप के स्थानीय लाभ का लाभ उठाना है। दोस्तों ग्रेट निकोबार दक्षिण पश्चिम में कोलंबो से, दक्षिण पूर्व में पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से समान दूरी पर है। तो यही कारण है कि सरकार इस द्वीप का विकास करना चाहती है। और दूसरा है सामरिक और सुरक्षा कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के चिंताएं हैं कि बहुत सारे पेड़ काट दिए जाएंगे,
पर्यावरणविद इसके लिए चिंतित हैं। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय यह आकलन करने की प्रक्रिया में है कि परियोजना के लिए कितनी रीफ को स्थानांतरित करना है। भारत ने पहले ही मन्नार की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी में एक प्रवाल भित्तियों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है। इसी तरह से लेदर बैक कछुए के संरक्षण की भी योजना बनाई जा रही है। सरकार के अनुसार परियोजना स्थल कैंपबेल बे और गैलाथिया नेशनल पार्क के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों से बाहर रखा गया है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट निकोबार के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेट निकोबार की बात करें तो पूरा यह केंद्र शासित प्रदेश इसे अंडमान एवं निकोबार कहा जाता है। तो इसमें जो अंडमान है, यहाँ से इसके उत्तर में ये अंडमान है और इसके दक्षिण में निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों इसके पूर्व में देखेंगे नारकोंडम आइलैंड है और यहाँ पर ये बैरन आइलैंड है। तो नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जबकि बैरन आइलैंड एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि अंडमान में स्थित है, यानी यह जो है 13वां बड़ा बंदरगाह भी है। तो 10 डिग्री चैनल यहीं पर आप देखोगे डंकन पैसेज है जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों यह जो अंडमान निकोबार में ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं, शोम्पेन, सेंटिनलीज, ओंगे, बोमा, जारवा, ग्रेट अंडमानी, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र में कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से शोम्पेन जनजाति 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में पहली बार उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो इस तरह से आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में निहित है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।